हाय एवरीवन। इंग्लैंड की हिस्ट्री बच्चों, राइट, ये अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। इसको मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट इनफ। इंग्लैंड की हिस्ट्री जाने बिना हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं जान सकते, राइट। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये है बेटा कि मैं तुम्हें समझ लो मेडिवल इंग्लैंड की, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मैं 1200 के बाद के इंग्लैंड की इतिहास की 3 या 4 बड़ी घटनाएं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, राइट। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से हम लोग इंग्लैंड को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। और अगर हम इंग्लैंड को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे, उनके नजरिए को समझ पाएंगे, तो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज जो उन्होंने अपने मॉडर्न इतिहास में इम्प्लीमेंट करी, इंडिया के इतिहास में, अपनी बाकी कॉलोनीज की हिस्ट्री में, उनको जानने में थोड़ा सा आसानी बन सकती है अपने लिए, राइट। सो ऑन दैट नोट आई विल ट्राई एंड बिगिन दिस स्टोरी ऑफ माइंड, राइट। इस पूरे वीडियो का लिमिटेशन ये है बेटा, एक कमी जो इस वीडियो में रहेगी वो ये है कि मैं 1200 के पहले की हिस्ट्री इंग्लैंड की, वो खुद भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत कम नॉलेज है उस विषय पर, है ना। इनके नॉर्मन इन्वेजन्स हुए हैं अपेरेंटली, और काफी कलरफुल हिस्ट्री है। वो मे भी कभी और अगर जीवन में तैयार होकर समझ पाए उन एरियाज को तो जरूर बात करेंगे उन बारे में भी। अभी मैं 1200 से आगे की स्टोरी ले रहा हूं, तो मान लो कि 1200 में कुछ हो रहा था, ठीक है, और उसके आगे से मेरी बात समझना। मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे रिमेंबर, मेरी कोशिश यहाँ पर ये होने वाली है कि इनके हिस्ट्री के 3 या 4 जो बड़े इवेंट्स हैं 1200 से लेके 1700 के आसपास तक के, 1200 टू 1700 के रेंज में, मैं तुम्हें 3 या 4 बड़े इवेंट यहां पर बताने वाला हूं। सो मुलायजा फरमाइए। द फर्स्ट इवेंट विच आई वांट टू बिगिन विद, मैं क्रोनोलॉजिकली चलूंगा, राइट। द फर्स्ट इवेंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज 1200 एंड अर्ली 13th सेंचुरी, 1215 के आसपास की बात है। हम लोग को बताया जा रहा है कि यहां पर जो इंग्लैंड के समय, एक बात और देखो, एक बात ये भी समझना कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब अलग अलग हैं, तो इसके बारे में भी अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना लो, जरूरी है अपने लिए। इंग्लैंड को जानोगे तभी अपना हिस्ट्री ज्यादा अच्छी समझ में आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो देखो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि हम लोग को बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के जो किंग थे, राइट, इन्होंने अपने मन मर्जी से कुछ एक्शंस लेने की कोशिश करी होगी, जिसके रिस्पॉन्स में 1215 के आसपास हमें बताया जा रहा है कि जो इंग्लिश सोसाइटी के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स समझते हो ना तुम लोग, जैसे समझ लो जो लेसर लॉर्ड्स, किंग्स, इस टाइप के, जो किंग के नीचे आते थे, ऐसे लोग। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, इन्होंने बगावत कर दी इंग्लैंड के किंग के खिलाफ। इंग्लैंड के फ्यूडल लॉर्ड्स ने बगावत कर दी, और उन्होंने जो किंग था उसको फोर्स किया, उसको फोर्स किया कि आप एक मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट इशू करिए। मैग्ना कार्टा इस डॉक्यूमेंट को बोला गया। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि भाई, किंग पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर दिए गए, कि किंग बिना जो है लॉर्ड्स की जो काउंसिल है, जिसको नाम दिया गया ग्रेट काउंसिल, तो जो नोबिलिटी की काउंसिल है, जिसमें क्लर्जी यानी चर्च के कुछ मेंबर्स भी थे, राइट। तो इनकी जो काउंसिल होगी, इसकी सहमति के बिना किंग अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगा सकता है ना, लड़ाइयां नहीं छेड़ सकता है, इस तरह के कुछ नियम कानून डाल दिए गए। बेसिकली द आइडिया इज कि किंग की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं उस पर कंस्ट्रेंट्स लगाए गए, लिमिटेशंस लगाए गए। ये लगाए किसने? फ्यूडल लॉर्ड्स ने, राइट। और समवेयर बेटा, कहीं ना कहीं पर अगर तुम देखोगे इनकी हिस्ट्री में, तो इस मैग्ना कार्टा को एक तरह से इनके पार्लियामेंट्री सिस्टम का वन ऑफ द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, राइट। इसमें जो है फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब ये बोला गया कि जो ग्रेट काउंसिल है, जिसमें नोबिलिटी और क्लर्जी बैठते थे, उनकी सहमति के बिना राजा कुछ बड़े डिसीजंस नहीं ले सकता है।
राइट, एक ये बात समझने वाली है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, यहां पर एक दो बातें और समझो कि ये जो तो एक तो ग्रेट काउंसिल बनी, राइट, साथ ही साथ ग्रेट काउंसिल में काफी सारे लोग थे, तो एक और बॉडी का फॉर्मेशन इसी इवेंट से, मैग्ना कार्टा से ही जुड़ा है। इसको कहते हैं बेटा कर्टिस रेजिस। कर्टिस रेजिस, ये उसी ग्रेट काउंसिल में से कुछ मेंबर्स को लेकर के एक बॉडी बनाई गई, कर्टिस रेजिस, कुछ 5-7 मेंबर्स को लेकर के, जो कि किंग को एडवाइस करेगी। तो ये दो नाम याद रख। अब एक तीसरा नाम बोल रहा हूं, ठीक है, एक तीसरा नाम जो बोल रहा हूं वो सुनो। यहां पर बेटे हो क्या रहा था, देखो समझना कि जो मिडिल क्लास, ट्रेडिंग क्लास और प्रोफेशनल्स थे, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है बर्गस या बुर्जुआ। बर्गस या बुर्जुआ, तो ये जो बर्गस लोग थे, इनको अभी फिलहाल की डिस्कशन के लिए समझो कि मिडिल क्लास, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, प्रोफेशनल्स, ये सब जो लोग थे, पैसे वाले कॉमनर्स, ये ना क्लर्जी में थे, मतलब ना चर्च के ऑफिशियल्स थे, ना नोबिलिटी में थे, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं बच्चे, बच्चे लाल, ये सारे जो लोग हैं, ठीक है, इनको कह रहे हैं बर्गस। तो एक हमको और इंस्टीट्यूशन सुनाई पड़ रहा है इसी मैग्ना कार्टा के आसपास, मतलब मैग्ना कार्टा जब बना तो उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। एक तो बना ग्रैंड काउंसिल, दूसरा बन रहा है कर्टिस रेजिस, और तीसरा बन रहा है एक जिसे कह रहे हैं हाउस ऑफ बर्गस या हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें जितने भी कॉमनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, बर्गस के, बुर्जुआ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हुआ करते थे, वो लोग बैठ करके डिस्कशंस करते थे, राइट, डिसाइड करते थे, और पूरी बॉडी में, पूरे हाउस ऑफ कॉमन्स में एक इंसान होता था जिसको बोला करते थे स्पीकर। इसको स्पीकर क्यों कहते थे? क्योंकि सबकी बात सुनने के बाद यही इंसान होता था जो जाकर के किंग के सामने बोलता था, सबका पक्ष रखता था, कॉमनर्स का, बर्गस का या बुर्जुआ जो भी कहना चाहो, उनका पक्ष रखता था। बाकी लोग चुप रहते थे एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। कॉमनर्स थे, इनका कोई सोशल स्टेटस नहीं था उस समय, ठीक है। तो ये कहलाया हाउस ऑफ कॉमन्स। धीरे धीरे जब इनकी हिस्ट्री आगे बढ़ेगी और हम देखेंगे कि ग्रेजुअली क्लर्जी और फ्यूडल एलिमेंट्स जो है सोसाइटी के, उनकी पावर्स कम होती जाएंगी, तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये काफी इंपॉर्टेंट होता जाएगा। जो ग्रैंड काउंसिल थी वही इनकी पार्लियामेंट बनेगा, जिसमें एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा और एक हाउस ऑफ कॉमन्स होगा, जिसका एक स्पीकर होगा। तो ये इंस्टीट्यूशंस इनके बनने लग गए, और ये इंस्टीट्यूशंस बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रहे इनकी हिस्ट्री में। कितनी बार ऐसा होगा अभी देखो, एक तो बार ऐसे तुम्हारे सामने उदाहरण तो हम ही बता देंगे, जब इन्होंने मतलब इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से इनके वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट बरकरार रह गई। दे वर एबल टू अवर्ट अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स, क्योंकि ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो था और इनकी जो ग्रैंड काउंसिल थी, दे वर एबल टू रिस्पॉन्ड, रिफॉर्म, राइट। तो ये 2-3 इंस्टीट्यूशन, और कैसे ये देखो मैग्ना कार्टा से निकल रहे हैं और कैसे अभी मॉडर्न फॉर्म इनके किस किस तरह के बन रहे हैं, वो भी एक नोटिसेबल एस्पेक्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इनके इवेंट, इनके हिस्ट्री की एक बात बनी, ठीक है। कौन सी बात बन गई? एक बात हमने तुम्हें समझा दी कि जो 1215 के आसपास कहीं इनका एक मैग्ना कार्टा बना, किंग को थोड़ा सा लिमिट किया गया था उनकी पावर को, और उसके बाद जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस बने थे, जो देखने में और सुनने में समझ में आ रहा है कि यही मॉडर्न डे पार्लियामेंट बने और हाउस ऑफ कॉमन्स बने। जो कर्टिस रेजिस था कि जिसमें कुछ लोग हाउस के आते थे, क्लोज एडवाइजर, वो मॉडर्न डे कैबिनेट है। तुम लोग को शायद ये बात मालूम होगी कि इंग्लैंड डजंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इंग्लैंड डजंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके ट्रेडिशंस हैं ये जो इतने पुराने पुराने चले आ रहे हैं, जिसके आधार पर वो एक इतनी एफिशिएंट और केपेबल गवर्नमेंट दे पा रहे हैं। वेरी फैसिनेटिंग, हाउ वेरी फैसिनेटिंग, इजंट इट?
कितने सारे देश हैं, देखो हम लोग भी देखो ना, हम लोग भी देखो कितना उलझे रहते हैं. ऑल्दो वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट वी स्टिल डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट सो मेनी थिंग्स. एंड इमेजिन दे डोंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम श्योर उनके भी अपने चैलेंजेस होंगे, जरूर होंगे. राइट. अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट. पहला पॉइंट खत्म, अब सेकंड पॉइंट पे आओ. अब एक थोड़ी सी प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, ठीक है. इंग्लैंड में इस समय ट्यूडर मोनार्की है. मतलब इस समय नहीं, जबकि मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 16th सेंचुरी. 13th सेंचुरी से जंप करके अब मैं आ गया हूं 16th सेंचुरी में. 16th सेंचुरी बड़ा फैसिनेटिंग टाइम था यार. देखो, है ना, 1517 के आसपास मार्टिन लूथर, राइट, इन्होंने जो है रिफॉर्मेशन शुरू किया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट किया था. राइट. अच्छा, अब इसके बहुत व्यापक डिस्कशन. मैं प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेशन पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है. तो यहां पर अब बड़ा मजेदार होगा काम. यहां इस समय इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में ट्यूडर्स बैठे हुए थे गद्दी पर. ट्यूडर इनकी एक डायनेस्टी बताई जा रही है, ठीक है. तो ये ट्यूडर में इस समय हेनरी 8 नाम के एक सज्जन बैठे थे. हेनरी द 8th, 1540 की बात है, राइट. और 1540 के आसपास हेनरी द 8th थे. इनकी करीब 5 या 6 के आसपास शादियां इनकी हुई हैं, राइट. और ये अपनी पहली बीवी जो थी इनकी, जिनको बताया जाता है कैथरीन ऑफ एरागोन, ये स्पेन की प्रिंसेस थी, राइट. कैथरीन ऑफ एरागोन स्पेन की ये प्रिंसेस थी. तो ये इनकी पहली बीवी थी हेनरी 8th की. तो हेनरी 8th अपनी पहली बीवी जो स्पेन की प्रिंसेस थी कैथरीन द ऑफ एरागोन, उनको उनके संग अपनी मैरिज अनल करना चाहते थे, डिसॉल्व करना चाहते थे, और एक दूसरी शादी करना चाहते थे, राइट. हेनरी 8th. तो इन्होंने पोप, अच्छा उस समय ऐसा होता था कि अगर किसी रॉयल मैरिज को डिसॉल्व करना है, अनल करना है, तो उसके लिए पोप से आपको लेनी पड़ती थी सहमति. पोप काफी, भाई देखो यार, पोप क्रिश्चियन चर्च में, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत डोमिनेट किया है, बहुत समय तक किया है, ठीक है ना. तो एनीवे, तो इनसे आपको जो है सब वो लेना पड़ता था पोप से. तो इन्होंने पोप से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी पहली वाली मैरिज अनल कर दो यार, जो फर्स्ट मैरिज है कैथरीन से. तो पोप ने मना कर दिया इनको. क्यों मना कर दिया? क्योंकि स्पेन वाज आल्सो अ वेरी कैथोलिक कंट्री एंड स्पेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी रिच, राइट. 1492 में अमेरिका की डिस्कवरी करी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और फिर उसके बाद स्पेन ने जाके पूरा सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका दे कॉलोनाइज्ड इट. इनको बोलीविया में चांदी के पहाड़ मिले थे, इमेजिन, चांदी के माउंटेन्स मिले थे, सिल्वर माउंटेन्स, राइट. तो इनकी बल्ले बल्ले इस समय चल रही थी. तो पोप ने मतलब स्पेन की प्रिंसेस को डिवोर्स नहीं करने दिया हेनरी 8th को. तो हेनरी 8th जो है भमक गए, राइट. इनका दिल टूट गया. इन्होंने, भाई जानते हो क्या किया? इन्होंने एक कहा कि भाई अब जो है मैं हूं इंग्लिश चर्च का हेड. इन्होंने कहा कि अब हमें पोप से मतलब ही नहीं है. इन्होंने इंडिपेंडेंट इंग्लिश चर्च स्टैब्लिश कर दी और उसके हेड बन गए खुद. एंड ही सेड दैट नथिंग डूइंग, पोप विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद मी, with the English church, and we will manage this now, right. तो ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई, राइट. ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट इनकी हिस्ट्री की बताई जाती है. और इसके बाद जो है इंग्लिश नेशनल चर्च बन गई, और इनके वहां नेशनलिज्म की फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग भी हो गई, भाई बिल्कुल हो गई, राइट. बहुत फैसिनेटिंग हिस्ट्री है इनकी बेटा. मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें तुमको बता पा रहा हूं यहां पर इस वीडियो में, राइट. तो ये तो बनी बच्चे दो बातें. हमने 13वीं शताब्दी का मैग्ना कार्टा समझा. अब हम समझ लिए, थोड़ा सा हमें समझ में आया कि 16th सेंचुरी में कोई इंग्लैंड का राजा था, उसका डिवोर्स की उसे परमिशन नहीं मिल रही थी. तो उसने कहा कि भाई ठीक है, अब हम जो है रोम के अंतर्गत हमारी चर्च नहीं रहेगी, अब हमारी इंडिपेंडेंट इंग्लिश चर्च, और इंग्लिश चर्च का हेड कौन होगा? मैं राजा, जो है हेनरी द 8th, द ट्यूडर मोनार्क, मैं राजा, राइट. तो ये इंग्लिश चर्च जो बनी इनकी, ये इंग्लिश नेशन को बनाने में भी इसका भारी योगदान रहा. इसको ऐसे करके समझना,
ठीक है, तो ये दूसरी बात मैंने तुम्हें बताई। अब बात करते हैं जरा तीसरी बात। ठीक है, तीसरी बात की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम तुम्हें लेके चल रहे हैं 17th सेंचुरी में। ये जो ट्यूडर मोनार्की थी, इसके बाद अगली मोनार्की जो आ रही है उसको बोल रहे हैं बच्चों स्टुअर्ट मोनार्की। राइट, तो इनके एक शासक बताए जा रहे हैं हम लोगों को, चार्ल्स। चार्ल्स जो थे, चार्ल्स, राइट, ये 1625 में स्टुअर्ट मोनार्क थे ये, और 1625 में बेटा ये गद्दी पर बैठे, और इन्होंने जो है ही वांटेड टू इंक्रीज, he was demanding more money from the treasury basically, right? ट्रेजरी से ज्यादा पैसा निकालना चाहते थे। तो इन्होंने जो है जब पार्लियामेंट को बोली ये बात, पार्लियामेंट समझ गए ना, पार्लियामेंट हो गया तुम्हारा वही जो ग्रेट काउंसिल बना था मैग्ना कार्टा में, राइट, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स ये सब भी अब इंपॉर्टेंट हो गए थे, राइट। तो इन्होंने बेटा जो है पार्लियामेंट से जब बोला पैसे के लिए, तो पार्लियामेंट ने मना कर दिया इनको, और जब पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो इन्होंने क्रोध में आकर के, गुस्से में, इन्होंने पार्लियामेंट बर्खास्त कर दी। बट बर्खास्त तो इन्होंने कर दी, बट इनको ये पंगा भारी पड़ गया। फाइट छिड़ गई बेटे, वॉर छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई, एक तरह की सिविल वॉर टाइप की हो गई बिटवीन द पार्लियामेंट ऑन वन साइड एंड द मोनार्की ऑन द अदर। और उसका नतीजा जाकर के जानते हो क्या हुआ? 1649 में चार्ल्स वन को बीहेड कर दिया गया, उनकी गटई काट दी गई। राइट, कैन यू बिलीव इट? राइट, ही वाज बीहेडेड, राइट, और जब उनकी गर्दन काट दी गई, उसके बाद 1649 से 1660 तक, 1649 से लेके 1660 तक बेटे, इंग्लैंड वाज अ रिपब्लिक। इंग्लैंड एक रिपब्लिक के तरह एग्जिस्ट किया इसने यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत इनका एक एस्पेक्ट है ये हिस्ट्री का, which probably we should also learn more about it. Definitely we should learn more about it, right? एक नाम है मैं जिनका जिक्र कर सकता हूँ in case you want to dig deep and learn more about this phase of their history. Thomas Cromwell, right? Thomas Cromwell, इनको थोड़ा सा ढूंढना शुरू करो तो कुछ कुछ मिलने लगेगा तुम्हें कि कैसे रिपब्लिक के दौरान इनका क्या मैकेनिज्म था, क्या तरीका था। Any which way, so 1660 तक ये रिपब्लिक रहे, राइट। 1661 में थॉमस क्रॉमवेल की डेथ हो गई और रिपब्लिक का एक्सपेरिमेंट का फेल हो गया, और 1661 में दे हैड टू ब्रिंग बैक द स्टुअर्ट मोनार्की। 11 साल ही इनका रिपब्लिक रह पाया, राइट, और इनको स्टुअर्ट मोनार्की फिर से लेके आनी पड़ गई। लेकिन पार्लियामेंट काफी पावरफुल हो गई थी, और पार्लियामेंट ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था 17th सेंचुरी यूरोप में अपने मोनार्क का सर कलम करके, right? So again this also is one very interesting aspect of their history. Again, notice that the parliament is increasing in power, the monarchy is getting more limited, and because parliament had an element of election and representation, it was a much more flexible institution than monarchy any day, right? तो ये तो हो गए 3 इवेंट, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। मैंने क्या बोला था, 3 या 4, चौथा इवेंट भी है, उसको भी सुनो, राइट। तो ये जो चौथा इवेंट है इसको भी थोड़ा सा झेलो, इसको भी झेलो, जानो ना, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन बढ़ाओ अपनी। तो ये जो चौथा चीज, ये क्या हो रहा है बेटे कि 1661 में इनकी स्टुअर्ट मोनार्की वापस आ गई। हम लोग को बताया जा रहा है बेटा कि 1685 में एक जेम्स द सेकंड नाम के इंसान आ रहे हैं, ये भी स्टुअर्ट मोनार्क हैं, right? And plus what we are being informed about him is that he was a staunch Catholic. ये एक कैथोलिक थे, ठीक है। देखो और हमने तुम्हें क्या बताया था, 1517 में क्या शुरू हो गई थी, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इंग्लैंड जो था वहां पे मेजर पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेस्टेंट्स की है। इंग्लैंड में जो मेजर पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्टेंट की है। अच्छा, बाय द वे एक बात और बता दूं, मैंने तुम्हें क्या बताया कि 1661 में इन्होंने चार्ल्स सेकंड नाम के एक इंसान को अपना मोनार्क बनाया, और यही चार्ल्स सेकंड हैं जो एक पोर्टुगीज प्रिंसेस से शादी करेंगे, राइट, पोर्टुगीज प्रिंसेस से शादी करेंगे और उनको डाउरी में
बॉम्बे का आइलैंड देगा, पुर्तगाल देगा। डाउरी मतलब इसलिए दी गई, ये कंडीशन दी गई, एक तरह की डील थी कि हम आपको बॉम्बे दे रहे हैं, अफ्रीका में एक जगह टैंजियर्स, वो भी दी गई, काफी कैश भी दिया गया। इंग्लैंड के मोनार्क जो चार्ल्स सेकंड थे, जिन्होंने कैथरीन से शादी करी थी, कैथरीन ऑफ बरगांजा कहते हैं, पोर्टुगीज प्रिंसेस थी, राइट। तो जब इन्होंने शादी करी तो इनको ये सब मिला, इतना सारा सामान, राइट। और क्यों मिला, क्यों मिला, क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि ये कंडीशन रखी गई थी कि भाई कैथरीन को, पोर्टुगीज जो थे वो क्या थे, वो कैथोलिक थे, तो बोला गया कि कैथरीन जो है कैथोलिक धर्म पूरी फ्रीडम के साथ अपने ससुराल में निभा पाए, राइट। तो ये कंडीशन रखी गई थी, इसीलिए इनको ये सब मिला था। बाद में यही बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, राइट, 10 पाउंड एनुअल पेमेंट पे। बट एनीवे, इस पॉइंट को जरा सा थोड़ा साइड लाइन कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दूसरे फेज में आखिरी चौथे पॉइंट की तरफ लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि 1685 में बेटा एक जेम्स सेकंड नाम के इंसान मोनार्क बन के आ गए इनके वहां, ठीक है। और ये जेम्स टू जो है ये कैथोलिक थे। इनकी प्रजा मेजरली जो है वो प्रोटेस्टेंट है, एक या दूसरे फॉर्म की प्रोटेस्टेंट है, एंग्लिकन्स कहे जाते हैं। प्रोटेस्टेंट एक नहीं है, प्रोटेस्टेंट में कई सेक्ट्स हैं, लूथरनिज्म, कैल्विनिज्म, एंग्लिकन, राइट, कई सारे ऐसे हैं। सो द पॉइंट इज कि ये जो है क्या कहते हैं, ये कैथोलिक थे और इनकी प्रजा जो थी यहां पे अधिकतर लोग प्रोटेस्टेंट्स थे। और इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू करी जो प्रोटेस्टेंट्स को पसंद नहीं आई, जो प्रोटेस्टेंट्स को पसंद नहीं आई, राइट। और हमें बताया जा रहा है कि 1688 में 1688 23 दिसंबर 1688, यस 23 दिसंबर 1688 को इनका जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट के 2 फैक्शंस बताए जाते हैं। मतलब इनके, देखो आप कोई भी पार्लियामेंट जैसी चीज होगी तो उसमें फैक्शंस तो बनी जाएंगे, पार्टी समझ लो अपना मॉडर्न डे में जो कह रहे हैं। तो उस समय की जो पार्टी या फैक्शंस थी पार्लियामेंट में, एक को बोलते हैं विग और दूसरे को बोलते हैं टोरी। विग लिखते हैं WHIG और टोरी लिखते हैं TORIES। तो विग्स एंड टोरीज ऐसे करके लिखते हैं। तो हमें बताया जा रहा है कि दोनों पार्लियामेंट के दोनों फैक्शंस, दे जॉइंड हैंड्स, विग्स एंड टोरीज यूनाइटेड, और उन्हें 2 तमाचे मार करके जेम्स टू को साइड में कर दिया। ब्लडलेस कू था ये। उन लोगों ने उनको डांट के हटा दिया कि नहीं भाई, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। और उनकी जगह पे उनकी बेटी मैरी और उनके हस्बैंड, राइट, बिटिया के हस्बैंड, यानी कि जेम्स सेकंड के दामाद, जिनको बोला जा रहा है विलियम ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज मतलब ये डच के थे, राइट, हॉलैंड के रॉयल हाउस से थे। तो विलियम ऑफ ऑरेंज के संग इनकी जो शादी हो चुकी थी मैरी की। तो मैरी और विलियम को इन लोगों ने अपना किंग और क्वीन बना दिया, राइट। दिस इज नोन एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये भी ब्रिटिश हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसे क्या कह रहे हैं ये लोग, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 23 दिसंबर 1688। और इसके बाद इनके किंग और क्वीन ने एक बाकायदा एक, ये क्या कहना चाहिए मुझे, बिल ऑफ राइट्स पे साइन किया। बिल ऑफ राइट्स, या उसको कहीं कहीं पर कुछ किताबों में लिखा जाता है रेवोल्यूशन सेटलमेंट, कि एक सेटलमेंट के तौर पे डिक्लेयर किया गया कि यहां पर अब राजा अपनी मनचाहे कुछ नहीं करेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। और मतलब लिमिटेशंस को और वेल डिफाइन किया गया। जो मैग्ना कार्टा में लिमिटेशंस थी ना, उनको और वेल डिफाइन कर दिया गया, उनको और वेल डिफाइन कर दिया गया। और ये भी बोल दिया गया कि यहां पर अब कोई कैथोलिक जो है नहीं बैठेगा गद्दी पे, यहां पे केवल प्रोटेस्टेंट बैठा करेंगे बस, राइट। और इसके बाद फिर इनके वहां धीरे धीरे जो है, ऑफ कोर्स यू नो, दे आल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि 17th 18th सेंचुरीज में आए। और यहां पर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, राइट। वो किसी और दिन बात करेंगे उन चीजों की। फॉर द टाइम बीइंग, सी यू गाइस, बाय बाय, हैव फन।